हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। पिछले काफ़ी समय से आप में से कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जापानीज़ अर्बन लेजेंड पे एक और वीडियो लानी चाहिए। तो आज मैं आपको एक और खौफनाक सा जापानीज़ अर्बन लेजेंड बताता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हॉरर स्टोरी सुनने के लिए और ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके साथ भी कोई सुपर नेचुरल इंसिडेंट हुआ है तो आप उसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हो। मुझे आपकी स्टोरी सुनाने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ जापानीज़ अर्बन लेजेंड हिसारुकी के बारे में। दोस्तों, जापान में इस एंटिटी का बहुत ज़्यादा खौफ रहता है। सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि ये सिर्फ बच्चों को नज़र आती है, और जिनको भी ये नज़र आती है वो या तो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं या फिर उनके साथ एक बहुत ही अनचाही घटना हो जाती है। आज मैं आपके लिए उसी से रिलेटेड एक घटना लेके आया हूँ। आइए अब बढ़ते हैं उस घटना की तरफ। मैं एक नर्सरी टीचर हूँ। पहले मैं जिस स्कूल में काम करती थी उस जगह से मुझे किसी वजह से ट्रांसफ़र करना पड़ा और मैं एक दूसरे शहर में आ गई। उस शहर का मैं आपको नाम नहीं बता सकती। वहाँ पे जाने के कुछ दिनों बाद ही मैंने एक नर्सरी स्कूल को ज्वाइन कर लिया। स्कूल के बिल्कुल बराबर में ही एक बुद्धिस्ट टेम्पल था, और स्कूल और बुद्धिस्ट टेम्पल के जस्ट पीछे एक और जगह थी, एक कब्रिस्तान। वैसे उस कब्रिस्तान में अब तो कब्रें दबाई नहीं जाती थी, लेकिन वहाँ पे पहले की दबी हुई कई सारी कब्रें मौजूद हैं जिन्हें देखकर कोई भी सहम जाएगा। उस कब्रिस्तान की जो दीवार है उसके ऊपर लोहे के तार लगे हुए हैं ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। कुछ दिनों वहाँ पे मेरे बीत गए, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से काफ़ी अजीब सी चीज़ें वहाँ पे मैंने नोटिस करी। मैं देखती कि हमेशा जो कब्रिस्तान की दीवार थी उसके ऊपर जो लोहे के तार थे, हमेशा उस पर कोई ना कोई चीज़ मरी हुई पड़ी रहती थी। पहले तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कई सारी तितलियाँ, कभी कभी चिड़िया या फिर कुछ और। लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी और वहाँ पे कभी कभी लेज़र्ड और ग्रेड की लाश भी मिलना शुरू हो गई। ये घटना पहले तो किसी ने भी नोटिस नहीं करी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये घटनाएं डेली हो रही थी सबका ध्यान इसकी तरफ ही जाने लगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे छोड़ के सब लोगों के लिए तो मानो ये नॉर्मल सी बात थी। पहले मुझे लगता था कि हो ना हो ये कोई शरारती बच्चा या फिर इंसान ही है जो कि ये सब करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे मुझे भी इन घटनाओं की आदत खुद को डालनी पड़ी, क्योंकि मैं भी नॉर्मल ही रहना चाहती थी। मुझे कोई शौक़ नहीं था फालतू की बातों पर ध्यान देने का। लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल गई तो वहाँ पे एक खरगोश की लाश मिली। इस बार ये थोड़ा डरावना था। ऐसा लग रहा था कि उसका सर किसी भारी चीज़ से कुचला गया है। मैंने जब प्रिंसिपल सर को ये बात बताई तो उन्होंने वहाँ से वो लाश को हटवा दिया और मैं भी अपने काम में चली गई और मैं भी अपना काम करने लगी। उसके बाद मुश्किल से 3 दिन ही हुए होंगे कि चौथे दिन वहाँ पे एक बिल्ली की लाश मिल गई। हालात धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है या फिर ये सब कैसे हो रहा है। आखिरकार स्कूल के प्रिंसिपल ने इस बात का फैसला किया कि कुछ ना कुछ हमें इस पे करना ही होगा। इसीलिए उन्होंने स्कूल के सारे टीचर्स की एक मीटिंग रखवाई और पड़ोस के बुद्धिस्ट टेम्पल से कुछ पुजारियों को भी उस मीटिंग में बुलाया गया। मीटिंग में सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर ये सब कर कौन रहा था या फिर हम इसे कैसे रोक सकते हैं। काफ़ी देर इस बात पे बहस करने के बावजूद हमें कोई भी सॉल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया और उस दिन की वो मीटिंग बेनतीजा ही ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उस दीवार पर एक और खरगोश मिला, लेकिन ये इस बार कोई आम खरगोश नहीं था, बल्कि ये स्कूल का ही एक पालतू खरगोश था जो कि नर्सरी स्कूल में अक्सर बच्चों को शांत कराने के लिए रखा जाता था। उसे हम एक छोटे से पिंजरे में रखा करते थे और उसे बस स्कूल के बच्चे ही खाना खिलाते थे। जब मैं सुबह सुबह स्कूल आई तो मैंने देखा गेट के पास वो पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब मेरी एक बुद्धा से बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह सुबह जब वो यहाँ की सफाई कर रहे थे तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इसका मतलब साफ था कि जिसने भी ये किया है
वो मेरे आने से मुश्किल से 5 या 10 मिनट पहले ही किया गया है। इस बारे में मैंने क्लास के बच्चों से भी थोड़ा पूछा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता पा रहा था। लेकिन तभी उनमें से एक बच्चे के मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकला, हिसारुकी। मैंने कहा, हिसारुकी? क्या है ये? कौन है ये? मैंने बार बार उससे पूछा कि आखिर ये क्या है, लेकिन उस छोटे बच्चे ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपने हाथों से अपनी आंखों को बंद कर लिया और वो बिल्कुल बुरी तरीके से कांपने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हिसारुकी। अब अचानक से ऐसा हुआ तो मैं भी थोड़ा सा घबरा गई और मैंने उसे बड़ी मुश्किल से शांत कराया। इसके बाद मैं एक और दूसरे बच्चे के पास गई और उससे पूछने लगी कि आखिर ये हिसारुकी क्या है, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। एक एक करके मैंने लगभग क्लास के हर छोटे बच्चे से पूछा, लेकिन सभी को उसका नाम पता था, लेकिन कोई भी इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था। मुझे अब इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा सा आने लगा था। इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है जो कि बहुत गलत है। वहाँ पे लगभग हर एक छोटे बच्चे को पता था कि उस खरगोश को किसी ने मारा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो उनमें से किसी बच्चे को उसका दुख ही नहीं था, जबकि सारे बच्चे उसके साथ बिल्कुल प्यार से खेलते थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि उसकी मौत नॉर्मल थी। उसी दिन एक बच्चे को जब उसकी मम्मी लेने आई तो मैंने उनसे भी इस बारे में पूछा कि क्या आपको पता है हिसारुकी क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं कि उनके बच्चे ने घर पे कभी इस वर्ड का जिक्र भी किया हो। मुझे ऐसा तो लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल सा वर्ड नहीं है, या फिर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि बच्चे ने टीवी में से देख के ऐसे बार बार बोल रहा है। ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा अजीब था। जैसे ही मैं स्कूल से उस दिन निकलने वाली थी तो एक साथी टीचर ने मुझे रोका और मुझसे कहा, मुझे अच्छे से याद है 2 साल पहले उस लड़के ने उस पेंटिंग में वही लिखा था। मैंने पूछा, क्या? तो उन्होंने कहा, वही, हिसारुकी। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया 2 साल पहले एक छोटे बच्चे ने एक ड्राइंग बनाई थी एक अजीब सी औरत की, और उस पेंटिंग के ऊपर उसने अजीब से वर्ड्स में हिसारुकी लिखा था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि उस बच्चे को लिखना आता ही नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार उस छोटे बच्चे का फिर क्या हुआ। उन्होंने कहा कि वो बस चला गया, लेकिन वो जिन हालातों में गया वो हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे। उन्होंने कहा पेंटिंग बनाने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक वो स्कूल नहीं आया, और उसके बाद एक सुबह अचानक से उसके मम्मी पापा स्कूल में आ गए और वो कहने लगे कि हम अपने बच्चे को स्कूल से निकलवा रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो दूसरे शहर में जा रहे हैं। इससे ज़्यादा उन्होंने स्कूल में कुछ नहीं बताया। प्रिंसिपल सर ने उसे उसका लीव सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो एक टीचर ने नोटिस करा कि उनकी गाड़ी के पीछे ही उनका बेटा बैठा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी दोनों आंखों पे आई कवर लगे हुए थे, जो कि सिर्फ अंधे लोग पहनते हैं। हैरानी की बात ये थी कि वो आई कवर सिर्फ एक आंख पे नहीं बल्कि उस बच्चे की दोनों आंखों पे लगे हुए थे, यानी कि किसी कारण से वो बच्चा बंधा हो चुका था। उन्होंने कहा उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ नहीं पता, क्योंकि उसके मम्मी पापा कभी वापस आए ही नहीं। लेकिन ये घटना जान के मैं थोड़ी और सोच में पड़ गई और उसके बाद अपने घर चली गई। अगली सुबह जब मैं स्कूल में आई तो प्रिंसिपल सर ने बताया, आज उस दीवार पे एक मुर्गी के बच्चे की लाश मिली है। अब तक मैं सोच चुकी थी कि शायद ये कभी भी नहीं रुकेगा और ऐसे ही ये सब चलता रहेगा। लेकिन उसी दिन दोपहर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को डरा के रख दिया। लंच ब्रेक का टाइम चल रहा था। सभी बच्चे ग्राउंड में आराम से खेल रहे थे और मैं उन्हें खेलते हुए देख रही थी ताकि कोई बच्चा एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन तभी मैंने एक बच्चे को नोटिस किया। वो बच्चा पहले तो मेरी तरफ ही आ रहा था, लेकिन अचानक से वो वहाँ पे रुक गया और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। और वो ऐसे अजीब से ढंग से देखा था कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। उसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाया, वो आ गई। बस फिर तो जैसे ही यह आवाज़ सारे बच्चों ने सुनी, वो सारे बच्चे कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगे। वो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो क्या कह रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उन सब ने एक ही नाम लेना शुरू कर दिया, हिसारुकी।
मुझे अपनी आंखों पे यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा था, क्योंकि वो सभी बच्चे इतने बड़े नहीं थे कि अभी वो ऐसी कुछ हरकतें कर सकें। सभी बच्चों ने खेलना बंद कर दिया था। सभी बच्चों ने अपनी आंखों को अपने दोनों हाथों से बंद कर लिया और मैं सिर्फ वहाँ पे खड़ी होकर उन्हें देखती रही। जो बच्चा जिस जगह पे था वो वहीं पर बैठ गया और अपनी आंखों को बंद करके नीचे ज़मीन की तरफ मुंह करके बैठा रहा। दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे। धूप बिल्कुल तगड़ी खिली हुई थी और इस तगड़ी धूप में मुझे ये नज़ारा देखने को मिलने वाला था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पूरे ग्राउंड में बिल्कुल शांति छा चुकी थी। पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर मुझे भी लगने लगा था। जो बच्चा बिल्कुल मेरे सामने आके रुका था, मैं सीधा उसके पास रुकी और मैंने उससे कहा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, कौन है ईसा रुकी? उस बच्चे ने मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया और चुपचाप ज़मीन की तरफ देखता रहा। उस बच्चे ने जो अपने हाथ अपनी आंखों को बंद करने के लिए लगा रखा था, मैंने ज़ोर से उसके उस हाथ को खींचा और मैंने उससे पूछा, बताओ मुझे क्या है ईसा रुकी? उसने जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता, और वो कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगा और उसके बाद फिर से वो अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैंने उसके हाथों को पकड़ लिया और मैं उसे रोकने लगी और मैंने उससे फिर से कहा, बताओ मुझे कौन है ये ईसा रुकी? फिर अचानक से मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, उस बच्चे के अंदर पता नहीं इतनी ताकत कैसे आ गई कि उसने एक ज़ोरदार धक्का दिया मुझे और मैं काफ़ी पीछे जाके गिर गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ और अचानक से उसके बाद उस बच्चे ने जो हरकत करी वो देखकर तो मेरी डर के मारे हालत ही ख़राब हो गई। उस बच्चे ने अपनी ही उंगलियों को अपनी ही आंखों के अंदर घुसा लिया और वो ऐसा कर रहा था मानो वो अपनी आंखों को निकाल के नोच लेगा। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। मैं ज़ोर से चिल्लाई। मेरी चीख सुनकर सभी टीचर्स आसपास के वहाँ पे आ गए और उस बच्चे को जैसे तैसे हमने रोक लिया। उसके बाद उस बच्चे को हम हॉस्पिटल में लेके गए। बड़ी ज़्यादा मुश्किल से डॉक्टर्स ने उसकी आंख बचा ली। ये एक ऐसी घटना थी जिसने मुझे अंदर तक दहला के रख दिया था। कुछ दिनों तक मैं स्कूल भी नहीं गई, लेकिन फिर जब मैं वापस स्कूल गई तो मुझे पता चला कि अब पिछले कुछ दिनों से उस दीवार पर जानवरों की लाश मिलना बंद हो गई है और कई दिनों से बच्चे वो ईसा रुकी शब्द का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक डरावनी घटना अब भी हो रही थी। बच्चे कई बार अक्सर दोपहर के समय सबके सब एक साथ अपनी आंखों पे हाथ रख लेते थे, लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसका डर मेरे दिमाग में से गया ही नहीं था, इसीलिए मैं अब इस घटना को हमेशा इग्नोर कर देती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उस दीवार पर छोटे मोटे जानवरों की लाश मिलने लगी। लेकिन अब तक मैं इतना तो समझ चुकी थी कि ये जो भी यहाँ पे हो रहा है ये मेरे मतलब से बाहर का है और मुझे इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए और ना तो मुझे इसके बारे में जानना था। इसीलिए मैं कुछ महीनों बाद उस जगह को छोड़कर वापस अपने घर चली गई। लेकिन उस दिन वो बच्चे वाला इंसिडेंट मुझे आज तक अच्छे से याद है और उस इंसिडेंट के बारे में सोच के ही मैं आज भी डर जाती हूँ। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी, जो कि एक जापानीज़ अर्बन लेजेंड पे बेस्ड थी। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये घटना रेडिट पे एक यूज़र ने शेयर किया है और उसका दावा है कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है। आइए जानते हैं कि आखिर अब घटना क्या थी। मैं आपको अपना नाम नहीं बता रहा, लेकिन ये जो हमारे साथ घटना घटी थी इसे मैं आज तक नहीं भूल पाया और इस घटना से आज तक मेरी मम्मी को नाइटमेयर्स आते हैं। कई बार वो रात में चिल्लाते हुए उठती हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। ये घटना ही कुछ इस तरीके की थी कि हम सभी लोग इस घटना के कारण बिल्कुल परेशान हो गए थे। बात है साल 2014 की गर्मियों की। हम लोगों को वेकेशंस के लिए एक जगह पे जाना था। उस जगह का मैं आपको नाम नहीं बता सकता। वो एरिया बिल्कुल एक गांव की तरह था। वहाँ पे जाने के बाद पहले तो हमारा प्लान ये था कि हम होटल में रुकेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक हफ्ते के लिए वहाँ पे रुकना था। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे, जो ड्राइवर हमारी कैब चला रहा था उसने हमसे कहा कि यहाँ पास ही में कई सारे ऐसे घर हैं जो कि किराए पर मिल जाते हैं और वो होटल से सस्ते भी होते हैं। हमने कहा कि अच्छा ही रहेगा कि अगर हमें होटल रूम की जगह सीधा एक घर ही मिल जाए किराए पे, वो भी कम दाम पे, तो इससे बेटर क्या रहेगा। इसीलिए हम उस ड्राइवर की बताई हुई जगह पे पहुंच गए।
वहाँ पे हमें एक आदमी मिला। तो हमने जब उससे सारी बात बताई तो उसने कहा कि यहाँ पे सारे घर फुल हैं। मेरे पापा ने जब उनसे थोड़ा इंसिस्ट किया कि हम काफ़ी दूर से आए हैं, कि अगर हमें एक घर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो आदमी थोड़ी देर के लिए शांत खड़ा रहा और फिर उसके बाद उसने कहा कि एक घर है, लेकिन मेरे पापा ने उसकी बात पूरी सुनी भी नहीं और कहा कि ठीक है, हमें वही घर चाहिए। उस आदमी ने भी अपनी बात पूरी नहीं करी और हमें उस घर की तरफ लेके जाने लगा। उस जगह से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर थोड़े सुनसान से एरिया में वो घर था। आसपास रोड थी और सिर्फ मैदान थे। वहाँ पे एक किचन, एक लिविंग रूम और 2 बेडरूम थे। लेकिन एक बात जो अजीब थी वो ये थी कि वो घर ज़्यादा बड़ा ना होते हुए भी उस घर में एक बेसमेंट भी था। लेकिन उस आदमी ने हमसे साफ कह दिया था कि आपको बेसमेंट में नहीं जाना है। हमने ज़्यादा उससे इस बात पे नोक-झोंक नहीं करी। जो बेडरूम्स थे वो 2nd फ्लोर पे थे और किचन 1st फ्लोर पे। पहली रात तो हमारी बिल्कुल अच्छे से गई, लेकिन उसके अगले दिन जब हम घूम फिर के शाम को घर पे आए और सभी लोग आराम कर रहे थे तो अचानक से मेरी बहन बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूछिए ही मत। मम्मी पापा मैं दौड़कर उसके कमरे में गए तो वो बेड पे बैठी हुई थी और अपना सर चारों तरफ घुमाए जा रही थी। उसको ऐसे देखकर मैं इतना बुरा डर गया कि पता नहीं कैसे मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। बाद में जब मुझे होश आया तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरी बहन कह रही है कि वो जब सो रही थी तो अचानक से जैसे ही उसकी आँख खोली तो उसने देखा कि उसका पूरा कमरा सिर्फ खून से भरा हुआ है और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये घटना मुझे तो बहुत ज़्यादा डरावनी लगी, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी और पापा को ये लग रहा था कि वो सिर्फ एक सपना था। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया और मैं ये सोचता रहा कि आखिर क्या कुछ अजीब वाकई में था या फिर सच में ये सब सिर्फ हमारा वहम था। सुबह के तकरीबन 4 बजे होंगे कि मुझे अचानक से नीचे की तरफ से फुटस्टेप्स आने लगे। मैं पहले से ही जाग रहा था, इसीलिए मैं एकदम से मानो अलर्ट सा हो गया। मैं धीरे से अपने बेड पे से उठा और धीरे धीरे ही सीढ़ियों के पास गया। मैंने नीचे देखा तो लिविंग रूम की साइड मुझे कोई भी नहीं दिखा। फिर मैं अपनी बहन को चेक करने के लिए गया, क्योंकि वो डर गई थी इसलिए वो मम्मी पापा के पास सोई थी। मैंने देखा कि वो तीनों जने आराम से सो रहे थे। ये देखकर मेरे अंदर का वो डर जो कि अब तक छुपा हुआ था, वो डर एक बार फिर से मेरे अंदर जागने लगा और मैं फिर से बेहद ज़्यादा डरने लगा, क्योंकि फुटस्टेप्स की आवाज़ मुझे अब भी नीचे से आई जा रही थी। थोड़ी देर तक ये आवाज़ ऐसे ही आती रही, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नीचे जाके चेक करूं कि क्या हुआ है। इसीलिए मैं चुपचाप अपने रूम में गया और ब्लैंकेट सर के ऊपर डाल के सोने की कोशिश करने लगा। मुझे नहीं पता चला कि मुझे कब नींद आई, लेकिन उसके बाद मेरी आँख सीधा सुबह सुबह खुली। अगले दिन शाम के तकरीबन 6 बजे का समय होगा। मैं और मेरी बहन बाहर खेल के अभी अभी ही घर आए थे कि मैंने तभी अपनी बहन से कहा, एक बार हम बेसमेंट में चल के देखें। मेरी बहन ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर जब मैंने उसे थोड़ा कन्विंस किया तो वो मान गई, क्योंकि उस बेसमेंट के दरवाजे पर सिर्फ एक धागा बंधा हुआ था और कुंडी लगी हुई थी। मम्मी ऊपर वाले रूम में शायद लेटी हुई थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम दोनों एक एक करके धीरे से दरवाज़ा खोले और नीचे बेसमेंट की तरफ चले गए। वहाँ पर थोड़ा ढूंढने पर हमें बल्ब का स्विच मिल गया और हमने वहाँ की लाइट जलाई। कि अभी हम ठीक से रूम देख भी नहीं पाए थे कि पता नहीं क्या हुआ, बल्ब 2-3 बार जला और बुझा और फिर उसके बाद बिल्कुल बंद हो गया। अब उस पूरे अंधेरे बेसमेंट के अंदर सिर्फ मैं और मेरी बहन थे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और वहीं पे खड़ा रहा। अभी हम ऊपर जाने की सोच ही रहे थे कि अचानक से एक बहुत ही ज़्यादा भयानक बदबू मैंने महसूस करी। वो बदबू इतनी ख़राब थी कि मेरी हालत तुरंत ही ख़राब हो गई। कहने का मतलब वो बदबू शायद ऐसी थी जैसे मांस पकाने के बाद आती है। बदबू पता नहीं कहाँ से आ रही थी, लेकिन ये बदबू बढ़ती ही जा रही थी। अब इस मोमेंट तक हम काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन हम इतने ज़्यादा सहम चुके थे कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम जल्दी से भाग के ऊपर चले जाएं। हम उसी जगह पे सिर्फ खड़े रहे। ना तो हम चिल्ला पा रहे थे और ना ही कुछ और कर पा रहे थे कि अचानक से हमें पीछे से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी थी कि पूछिए ही मत। हमें ऐसा लगा कि पीछे से मानो कोई लकड़ी की चीज़ हो जिसके ऊपर कोई अपने नाखूनों से स्क्रैच कर रहा हो। ये आवाज़ हमें अंदर तक डराने के लिए बहुत ज़्यादा थी।
हम इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि पूछिए ही मत, और दोनों भाई बहन चिल्लाते हुए सीधा ऊपर चले गए और गेट को वापस से बंद कर दिया। मेरी बहन तो उस घटना से इतना ज़्यादा डर गई कि वो रोने ही लगी, और हमने फ़ौरन ये बात जाके मम्मी को बताई। मम्मी को मैंने कहा नीचे बेसमेंट में कोई तो है। मेरी मम्मी ने मानने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा ज़िद करी, प्लीज़ आप एक बार वहाँ पे चेक कर लो, हमें तसल्ली हो जाएगी। इसीलिए मम्मी मान गई। हमने उन्हें फ्यूज़ हुए बल्ब के बारे में बताया, इसीलिए वो एक नया बल्ब और अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जला के नीचे की ओर जाने लगी। हमें डर इतना ज़्यादा लग रहा था कि हम ऊपर ही बेसमेंट के दरवाजे पर खड़े हुए थे। हमने सोचा था कि वो जल्दी से ऊपर आएंगी और कहेंगी कि कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो सबसे ज़्यादा भयानक था। हमने देखा कि मेरी मम्मी अचानक से भागते हुए ऊपर आई। वो बहुत बुरी तरीके से हाफ रही थी और उन्होंने ऊपर आते ही फ़ौरन कुंडी लगा दी। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत ज़्यादा डर गई हों। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो कि शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए था। हमने उनसे बहुत पूछा कि मम्मा बताओ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं बताया। पापा उस समय बाहर ही घूम रहे थे। मेरी मम्मी ने फ़ौरन उन्हें कॉल की और साथ ही साथ पुलिस को भी कॉल कर दी। हम दोनों को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कुछ ही देर में उस जगह पे पापा और पुलिस वाले दोनों आ गए। मम्मी ने उस समय पापा को भी कुछ नहीं बताया और पुलिस वालों से बस इतना कहा कि आप नीचे जाइए और चेक कीजिए, हमारे बेसमेंट में कुछ तो है। मेरी मम्मी अभी भी बहुत ज़्यादा हाफ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया है जिस पे वो यकीन भी ना करना चाहती हूँ। इस घटना से हम भी काफ़ी ज़्यादा अभी सहमे हुए थे। 2 पुलिस वाले नीचे गए थे और लगभग 10 मिनट बाद पूरी छानबीन करके वो दोनों ऊपर आ गए। उन्होंने कहा कि नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी ये बात सुन के मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद हम भी नीचे गए तो हमने देखा कि वहाँ पे कोई खिड़की या दरवाज़ा भी नहीं था जिससे कोई वहाँ से बाहर निकल सके। वहाँ पे वो जो भी था उसे बेसमेंट के दरवाजे से ही बाहर आना चाहिए था, लेकिन वो एकदम से गायब ही हो गया। हम सोच ही रहे थे, लेकिन पापा को इस सब के बारे में अब तक नहीं पता था। इसके बाद पुलिस वहाँ से चली गई और हमने फिर से मम्मी से पूछा कि आखिर आपने वहाँ पे क्या देखा था। तो मम्मी ने कुछ ऐसा बताया जिस पे मैं आज तक ठीक से यकीन नहीं कर पाया, लेकिन मुझे भी वो चीज़ महसूस ज़रूर हुई थी। उन्होंने बताया कि जब वो उस अंधेरे से बेसमेंट में गई तो पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, तो उसके बाद वो वहाँ का बल्ब चेंज करने लगी। वो बल्ब चेंज ही कर रही थी कि अचानक से उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा भयानक बदबू आने लगी। उन्होंने बताया कि वो बदबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि हमें आई थी, जले हुए मांस की। उनको भी हमारी तरह थोड़ी ही देर में पीछे से किसी चीज़ की स्क्रैच करने की आवाज़ आने लगी। मेरी मम्मी इतने में भाग के ऊपर आ पाती, इससे पहले ही उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत करी और उस तरफ फ़ोन की फ्लैशलाइट कर दी। उसके बाद उन्होंने ऐसी चीज़ देखी कि जिसके बारे में सोच के ही उनकी रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा कि नीचे कुछ तो था, कोई इंसान जैसा, लेकिन वो अपने चारों पाँव पे उल्टा होकर चल रहा था। उसके कपड़े बहुत ज़्यादा अजीब से थे। उसके पूरे शरीर की हड्डियाँ ऊपर से उभरी हुई चमक रही थीं। बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। वो ज़रूर कोई शैतान था, कोई शैतान। उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मेरी मम्मी उस जगह पे जमी गई थी, मानो उन्हें लग रहा था कि आज तो उनकी मौत पक्की है। लेकिन वो जो भी चीज़ थी वो अपने चारों पैर से चलती हुई पीछे वाले दीवार के पास गई और उसके बाद वो तुरंत उस जगह से गायब हो गई। मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा डर गई कि उन्होंने वहीं पे अपना फ़ोन फेंक दिया और फिर ऊपर तुरंत भागते भागते आई और फिर उन्होंने वहाँ का गेट लगा दिया। इस घटना के बारे में सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम उस जगह पे एक दिन भी नहीं रुके और अगले ही दिन हम वहाँ से वापस आने लगे। आने से पहले मेरे पापा ने उस आदमी से भी मुलाकात करी जिसने हमें वो घर दिया था। पापा ने आज तक नहीं बताया कि उस आदमी से उन्होंने क्या बात करी, लेकिन इस दिन के बाद से मेरे पापा ने उस घटना का जिक्र करने के लिए मना कर दिया मम्मी को।
लेकिन वो दिन मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ, और ना शायद मैं कभी इस दिन को भूल पाऊँगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एम रखते हैं 500 लाइक्स का। होप आप इसे जल्द पूरा करोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।